गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र जी जो हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हुए। बहुत सारी बचपन से ही हमने उनकी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे नाटक उनके पढ़े हैं, उपन्यास उनके पढ़े हैं। ठीक है, उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास जो हैं न सिर्फ भारत, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं बेटा। इतने बड़े लेखक होते हुए भी जो है प्रेमचंद्र जी जो है बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और उनका जीवन हमेशा अभावों से भरा रहा। हमेशा उनके जीवन में संघर्ष रहे, उनका जीवन हमेशा जो है संघर्षों से भरा रहा। ठीक है बेटा। और उन सबसे बड़ी बात की बहुत सादगी उनके जीवन में थी। तो जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, वो उनके जो है एक फ़ोटो उन्होंने देखा कहीं पे और उस फोटो के माध्यम से वो बताते हैं कि यह जो है लेखक जो है इतना महान लेखक जिसको पूरा विश्व जानता है, जिसकी रचनाओं का पूरा विश्व जो है कायल है, जिसकी रचनाओं का सभी लोग बहुत पसंद इसको करते हैं, वो कितना साधारण व्यक्ति था, कितना साधारण जीवन वो जीता था। ठीक है, लिखने की इतनी आमदनी उनको नहीं, उस वक्त जो है लेखकों को जो है इतनी ज़्यादा जो है आमदनी नहीं होती थी, इतना ज़्यादा उनको जो है नहीं मिलता था धन कि उनका गुजर बसर ठीक से हो सके। उनका जीवन सादगी का नमूना था। ऐसे प्रेमचंद्र का कोई एक फ़ोटो जो है चित्रलेखक के व्यंग्य का विषय, ये व्यंग्य है लेखक का। ठीक है, वो कहते हैं कि लेखक कौन होगा? जो पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। तो एक व्यंग्य है समाज के ऊपर जो है, ये जो एक पाठ है ये एक व्यंग्य है समाज के ऊपर कि आज हमारा समाज कैसा है। हमारे समाज में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो ज्ञान का काम करते हैं, जो विद्या का काम करते हैं, जो है उनको हमेशा धन का अभाव, सम्मान का अभाव रहा। और जो लोग जो है इसके विपरीत जो काम करते हैं, जो है जैसे भी और भी अन्य चीज़ें हैं, उनको जो है धन का जो है इतना अभाव नहीं होता। इसमें प्रेमचंद जी कहते हैं कि फटे हुए जूते में जब वो प्रेमचंद की फ़ोटो देखते हैं तो वो इस बहाने समाज की अनेक विषमताओं और जो है बुराइयों पर प्रहार करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जिस लेखक का, जिस शिक्षक का समाज में सम्मान होना चाहिए, जो है ज्ञान देकर एक समाज को उत्कृष्ट बनाता है, उसे ही अगर धन का अभाव हो तो ऐसे समाज का पतन निश्चित है। यह वो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने व्यंग्य के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पाठ। सबसे पहले जो है हम लेखक का परिचय देख लेंगे। लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के गोशगांव जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिन तक अध्यापन किया यानी शिक्षक का कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे और 1947 से वो जो है उन्होंने लिखने शुरू कर दिया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। सबसे पहले जो उनकी पत्रिका थी उसका नाम है वसुधा, जिसके हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका अग्रणी नाम है, यानी सबसे आगे नाम है उनका व्यंग्य लेखन में। जो व्यंग्य लेखककार हैं हिंदी के, उनमें हरिशंकर परसाई जी का नाम सबसे आगे है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है उनकी। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है। और अंत में निबंध संग्रह उनके कौन कौन से हैं बेटा? वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनके व्यंग्य संग्रह है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों के
शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हमेशा जो है एक क्रांतिकारी समाज सेवक का कार्य किया है। उनके व्यंग्य हमेशा समाज में जो भी जो है अराजकता है, असामाजिकता है, उस पर हमेशा उन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। व्यंग्य का अर्थ होता है बेटा कमेंट्स, यानी हंसी मजाक के माध्यम में आप किसी मुद्दे पे जो है अपनी बात रखना, ठीक है, उसके बारे में बताना। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु संचार के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा अपनी रचनाओं में सामान्य बोलचाल की भाषाओं को ही प्रयोग में लाया, किंतु जो है क्या कहा गया कि संचार के अनूठेपन के कारण, संचार का अनूठापन के संचार मतलब कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे से बातचीत होती है पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, या अब जो है उस समय तो पत्र पत्रिकाएं और टेलीफोन ही होता था, उसके माध्यम से जो वो सामान्य बातचीत की जो भाषा यूज़ करते थे वो जो है बहुत मारक क्षमता ले रही थी। प्रेमचंद के फटे जूते, अब इस पाठ के बारे में वो ज़रा बताना चाह रहे हैं कि क्या है इस पाठ में। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और असरवादिता पर व्यंग्य किया है। आज जो लोग गुणों को कम और पहनावे को ज़्यादा मानते हैं, इंसान के गुणों से ज़्यादा उसके जो है वेशभूषा को महत्व दिया जाता है, उस पर इन्होंने एक तीखा व्यंग्य किया है। किसके माध्यम से? प्रेमचंद के फटे जूते के एक फोटो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हम आज का ये पाठ अपना। प्रेमचंद्र के फटे जूते। लेखक लिखते हैं, प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती हैं। प्रेमचंद्र की फ़ोटो जब वो देख रहे हैं तो प्रेमचंद्र के फ़ोटो में उनके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं वो, कि किस प्रकार से उनका चारित्रिक व्यक्तित्व उन्होंने दिखाया चित्र के माध्यम से, कि जो है बाल एकदम चिपके हुए हैं कनपट्टी से, चेहरे जो है बहुत पतला है जिसकी हड्डियाँ उभरी हुई दिख रही हैं, लेकिन चेहरे पे उन्होंने घनी मूछें रखी हैं, तो इन मूछों के कारण उनका चेहरा रोबीला दिख रहा है। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद यानी फीते जो होते जूते के, जूते जो पैरों में उन्होंने जूते पहने हैं उनके जो फीते हैं बेतरतीब का मतलब होता है बेटा उटपटांग ढंग में, मतलब सही सलीके से नहीं बांधे गए, बड़ी लापरवाही से वो फीते बंधे हुए हैं उनके। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरे पर लोहे की पतरी निकल गई है, और जहाँ पे से जो है बंद के फीते यानी जहाँ से जो फीते जो निकलते हैं वहाँ पे लोहे की जो होल के पास लोहे की जो पतरी बनी होती है वो साफ बता रहा है कि इन जूतों को बड़ी लापरवाही से पहना गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो अपने पहनावे पे इतना ध्यान नहीं देते थे कि मेरे जूते कैसे दिख रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे दिख रहे हैं। इतना बड़ा लेखक होने के बाद भी जो है वो बड़ी सादगी से रहते थे, उन्हें अपने पहनावे पे जो है इतना उन्होंने कभी गौर नहीं किया। और छेदों में बंद डालने की परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अब वो उनके जूतों की तरफ देखते हैं, ठीक है, कि दाहिने पैर का जूता तो ठीक ठाक है, लेकिन बाएं पैर का जो जूता है उसमें क्या है, छेद हो गया है, और उस छेद में से जो है उनकी उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि कहाँ अटक गई है, इस फटे हुए जूते पर अटक गई है जिसमें से उनकी उंगली बाहर निकल रही है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब लेखक कहते हैं
कि भाई जब आदमी फ़ोटो खिंचवा रहा है वो भी अपनी पूरे परिवार के साथ, तो अच्छे से ही बन संवर के ही फ़ोटो खिंचवाता है, अच्छे से कपड़े पहनता है। तो अगर इस आदमी ने फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऐसे फटे जूते पहने हैं तो आम जनजीवन में ये किस तरीके के कपड़े पहनता होगा, यह जो है लेखक सोच रहे अपने मन में। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। फिर वो खुद से, जब प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व वो जानते हैं, उन्हें जानते हैं, तो खुद से ही कहते हैं कि नहीं, यह वह व्यक्ति नहीं हो सकता जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए अलग से कपड़े पहने और आम जनजीवन में अलग कपड़े पहने, क्योंकि इस व्यक्ति को तो पहनावे का शौक ही नहीं है, दिखावे का शौक ही नहीं है, इसमें पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं। यह ऐसा व्यक्ति है कि जिसमें जो है पोशाकें कहते हैं कपड़ों के लिए, कपड़े बदलने का गुण यह व्यक्ति रखता ही नहीं, यानी कि अपनी शारीरिक सुंदरता पर उस व्यक्ति ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है, यानी यह व्यक्ति इतना सरल और इतना साधारण है कि जैसा भी यह व्यक्ति आम जनजीवन में है वैसा ही ठीक है अपनी फ़ोटो में दिख रहा है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, लेखक कहते हैं अब मैं जो है जूते के अलावा उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो क्या मालूम होता है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है। मैं उनके जो है चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे साहित्यिक पुरखे, यानी कि ये उनसे पहले के लेखककार हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी जो है हरिशंकर परसाई जी से पहले हिंदी के साहित्यकार रहे हैं, तो ये उन्हें अपना पुरखा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में उनसे पहले ये लिख रहे हैं। तो कहते हैं मेरे पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, और तुम्हारी जो है उंगली जूते से बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप भी नहीं? उनसे प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप में अपने मन में पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं कि तुम फटा जूता पहने खड़े हो फ़ोटो में? क्या तुम्हें जरा से भी झेप नहीं होती, थोड़ा भी संकोच नहीं होता अपने फटे हुए जूते को देख के? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी दिखावा की भावना होती, तो अगर तुम्हारे पास नए जूते नहीं भी होते तो तुम अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो तुम्हारा वो फटा जूता छुप जाता। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। ठीक है, फिर कहते उस फोटो को देखते हुए कहते हैं कि जब जो है जब कैमरे मैन ने तुमसे कहा होगा फ़ोटो खिंचवाते समय स्माइल प्लीज़, तो तुमने ज़बरदस्ती जो है एक बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पे लाने की कोशिश की होगी। तो हुआ क्या होगा? दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फ़ोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। दिखता है कि आपका जो दिल में जो दर्द है, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, उनमें दबी हुई आपकी जो मुस्कान कहीं खो गई है, उसको आपने धीरे धीरे कोशिश की होगी अपने चेहरे तक लाने की, लेकिन उससे पहले ही जो है फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो खींच लिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, तभी आपकी यह मुस्कान जो है विचित्र लगती है, अधूरी लगती है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है, और मुझे तो ये मुस्कान लगती ही नहीं। मुझे लगता है आप इस समाज पे हंस रहे हैं, इस बनावटी समाज पे आपकी ये मुस्कान जो है किसी व्यंग से कम नहीं है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है। अपने आप तो उसका हुलिया ऐसा है, फटे जूते पहने खड़ा है लेकिन हंस रहा है, लेकिन दूसरों पे हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? फ़ोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना ही खिंचवाते, या तो जूतों को ठीक से पहन लेते या नहीं खिंचवाते। फ़ोटो ना खिंचवाने से क्या बिगड़ जाता? या तो अगर जूते नहीं थे आपके पास तो ना ही खिंचवाते फ़ोटो, क्या बिगड़ जाता? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कह के बैठ गए हो, पर हो सकता है कि आपकी पत्नी ने आपसे जो है इसके लिए आग्रह किया हो, रिक्वेस्ट की हो कि आप मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, तो आपने फ़ोटो खिंचवा ली हो और इसलिए कहा होगा कि भाई चल अच्छा, अगर तुम मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवाना ही चाहती हो तो ठीक है, चलो मैं बैठ जाता हूँ। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते
तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रोड पढ़ना चाहता हूँ। इस फ़ोटो को देखते ही आपका पूरा जो है व्यक्तित्व जो है मेरी समझ में आता है और मेरे आँखों से आंसू आने लगते हैं उस कलेश को देख के, उस समाज के प्रति उस बुरी भावना से जिसके लिए आप परेशान हो, जिसके लिए आपने निरंतर प्रयास किया है, समाज की उन कुरीतियों के लिए जिनके लिए आप लड़ते चले आए हो, उनको मेरी आँखों के सामने वो सब चीज़ें जो हैं एक कहानी के रूप में मेरी आँखों के आगे तैरने लगती हैं। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा वेग मुझे रोक देता है, लेकिन आपकी आँखों का जो तेज है, जो चमक है, मुझे रोने भी नहीं देता है, क्योंकि आप इतने जो हैं साहसी हैं, इतने हिम्मत वाले हैं कि इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी जो है आपने अपना कार्य नहीं रोका। समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य थे आप निरंतर उन्हें निभाते चले गए। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अब जो है ये जो है लेखक प्रेमचंद जी को समझाते कि भाई दिखावा कितना ज़रूरी है आज के समाज में। तो कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग ही लेते। नहीं थे आपके पास अच्छे जूते, फटे हुए थे आपके जूते, तो मांग ही लेते। आजकल तो दिखावे का इतना समय है, लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। लोग तो कोट मांग के पहनते भाई अच्छा दिखने के लिए, और मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं, ठीक है, और दूसरे की मोटर मांग के जो है बारात निकाले जाती हैं। तुम फ़ोटो का महत्व ही नहीं जानते। जानते तो किसी से जूते मांगते। लोग तो इत्र की छुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं। लोग क्या करते हैं, सेंट लगा लगा के फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, जैसे कि फ़ोटो से खुशबू आए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तित्व तो किसी का कितना ही बुरा हो, गुण किसी के कितने ही बुरे हों, लेकिन ऐसे सज धज के फ़ोटो खिंचवाएंगे कि लगेगा कि जो है कितना अच्छा व्यक्ति है। यहाँ पे जो है गंदे से गंदे का तात्पर्य बेटा यहाँ पे ये है कि गुणों से है। यहाँ पे कि गुण भले ही किसी के अच्छे ना हो, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो है वो जो है सज धज के सज सवर के जो है फ़ोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी है जो है उनकी विडंबना को देख के लेखक को आश्चर्य होता है कि जो है प्रेमचंद जैसा महान लेखक जो है फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवा रहा है और किसी पे हंस भी रहा है, ठीक है। हंस किस पे रहे, हंस उस दिखावे वाले समाज पे वो हंस रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो है लेखक उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनके दुख को महसूस करते हैं, लेकिन उनकी आँखों का दर्द ऐसा है कि उन्हें रोक देता है। वे फ़ोटो का महत्व समझकर जूते मांग लेते। लेखक कहना चाहते हैं कि लोग जो है किसी के गुण कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितना ही दुर्गुण किसी के अंदर क्यों ना हो, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग जो है अच्छे से अच्छे सजेंगे धजेंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे। लेकिन हे गुणों की खान, हे मेरे महान पुरखे, हे हिंदी साहित्य के सम्राट, तुम्हें जरा सा भी जो है अपने ऊपर इतना ध्यान देने का मौका नहीं मिला कि तुम जूते ही बदल लेते। अगर नहीं थे तुम्हारे पास नए जूते तो किसी से मांग ही लेते। फटे जूतों में ही तुमने फ़ोटो खिंचवा ली। आज के लिए बेटा इतना ही। आगे पढ़ेंगे जो है इस पाठ को हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।